देश बोलेगा में आप सभी का एक बार स्वागत है। बात आज होगी उत्तर प्रदेश की पुलिस की। वैसे तो यूपी की पुलिस हर मामले में अव्वल है। पुलिस का डांस चर्चा में रहता है, पुलिस का डंडा भी चर्चा में रहता है। साथ ही पुलिस अपनी कुछ कारगुजारियों की वजह से भी चर्चा में रहती है। जिंदा को मुर्दा करती है, मुर्दे को जिंदा भी कर देती है पुलिस अक्सर। लेकिन इस बार तो इंतहा हो गई। 5 साल का बच्चा रेपिस्ट। सोचिए एक बार फिर से, 5 साल का बच्चा। वाकई बड़ा सवाल है, क्या कोई 5 साल का बच्चा मासूम रेपिस्ट हो सकता है? क्या वो रेप कर सकता है? क्या कोई निर्दोष को सिर्फ इसलिए जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि उसका नाम एक हत्यारे के नाम से मेल खाता है? जी हां, ये सब कुछ हो सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे, उत्तर प्रदेश की पुलिस को देखेंगे तो ये सब कुछ हो सकता है। सूबे की कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा का जिम्मा जिन पुलिस वालों के जिम्मे है, वो कितने लापरवाह हैं, कितनी लापरवाही से काम करते हैं, इसकी तस्वीरें देखिए, चर्चा हम करेंगे। यूपी पुलिस की इंतहा, कैसे की जाए कहानी बयां। 5 साल का मासूम बना रेपिस्ट, एक नाम होना बना गुनाह। आरोपी कोई और है, सजा कोई और काट रहा। यूपी पुलिस की करनी का आम आदमी सजा भुगत रहा। क्या कोई 5 साल का मासूम रेपिस्ट हो सकता है? क्या किसी 5 साल के मासूम को रेपिस्ट का मतलब पता होता है? क्या कोई 5 साल का मासूम छेड़खानी कर सकता है? क्या वो किसी का बलात्कार कर सकता है? ये सवाल बलरामपुर की गैसड़ी कोतवाली पुलिस पर उठ रहे हैं, जिसने 5 साल के नूर आलम पर रेप का मामला दर्ज किया है। पुलिस सरगर्मी से आरोपी मासूम को तलाश रही थी। दहशत और दबाव बढ़ने पर परिजनों ने 5 साल के नूर आलम को अदालत में हाजिर किया, जहां दलीलें सुनने के बाद किशोर अदालत ने मासूम को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। क्या नाम है लड़का तुरे? नूर आलम। कै साल के? 6 साल के। कहाँ पढ़ता है? नहीं, गाँव में पढ़ा था। कौन क्लास में? और वह सल्लन कुरान और हिंदी पहली पढ़ा था। कुछ रंजिश रहा, कुरान झगड़ा की वजह से लड़के झगड़ा कैलिन। झगड़ा करे की वजह से सब रिपोर्ट की नजीउल्ला। हाँ, और गांव वाले ये विपक्ष रहे दुश्मन, ते अपन रिपोर्ट करवाई के और जो है कहीं की लड़का छेड़खानी वाला लिखावा जाए। और उसके बाद जब पुलिस नहीं गई तो फिर जो है कहीं की बलात्कार के केस लगवावा जाए। चुनाव के लेके, हाँ, इलेक्शन की वजह से, ये प्रधानी की वजह से कि बलात्कार के केस लगवावा जाए। ये लड़का का खोजे के बाजी गए, लड़का के यहाँ उतरीबाजी बलवाई चक्की पई है। मामला ये है ही नहीं कि मासूम रेपिस्ट है या नहीं। दुनिया की किसी किताब में, मेडिकल साइंस के इतिहास में, कानून की किसी इबारत में कोई ये नहीं कह सकता कि 5 साल का बच्चा रेपिस्ट हो सकता है। सवाल अगर कोई है तो वो ये कि पुलिस का दिमागी दिवालियापन दिख रहा है। सवाल खड़ा है उस जांच अधिकारी पर जिसने 5 साल के बच्चे को रेपिस्ट बना दिया। पुलिस के पागलपन की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। मामला एक और भी है। कानपुर पुलिस ने भी एक इंसान को इसलिए हवालात में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया क्योंकि आरोपी का नाम और पकड़े गए इंसान का नाम एक ही है। हाँ, बल्दियत देखने की जरूरत उसने समझी ही नहीं। साफ तौर पर पुलिस ने हत्या के एक मामले में दबंगई दिखाते हुए एक निर्दोष जेल भेज दिया। खबरों के मुताबिक पुलिस को जिस आरोपी की तलाश थी वो सियाराम पुत्र कोटिया की थी, जबकि पुलिस ने लाखन के बेटे सियाराम को हवालात में पहुंचा दिया। मामला यह है कि ये नरवल थाने का मैटर है। एक मर्डर हो गया था जिसमें मुलजिम FIR किसी और के नाम दर्ज है,
क्योंकि उसी नाम को दूसरे आदमी को पुलिस ने उठा लिया नाजायज तरीके से, इसको जेल भेज दिया है। क्योंकि FIR में नाम किसी और का है, लेकिन मुलजिम को बिना किसी और को भेज दिया गया। हत्या कितने दिन पहले हुई थी? लगभग 1.5 महीने हो गए। इसमें प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन कहना है कि अब देखो प्रशासन ने जो भेज दिया है, लेकिन प्रशासन क्या करता है अब हम क्या बजाने। नहीं तो इस मैटर को लेकर आप जब थाने गए थे तो प्रशासन का क्या कहना था? वहाँ के जो SO थे या SI थे, चौकी इंचार्ज होते, उनका क्या कहना था? SO किसी को सुने ही नहीं। ये किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत का घटना है? ये नरवल थाना है, कानपुर नगर। मर्डर का मुकदमा है जिसमें सिया रामपुत्र बोटिया थाना नरवल का रहने वाला था, टेढ़ियन गांव का। वो उसमें नाम दर्ज FIR में मुलजिम है 302 का। पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा, उसकी जगह पुलिस ने सियाराम सनाब लाखन निवासी ग्राम लालू खेड़ा थाना महाराजपुर को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया, जो 1.5 महीने से वैधानिक तरीके से जेल में बंद है। मुलजिम कोई और है, मुलजिम छुटा घूम रहा और जो बेगुनाह जो 1.5 महीने से जेल काट रहा। पुलिस की इस दबंगई की वजह से एक निर्दोष 40 दिन से जेल के अंदर है और परिवार अदालत की दहलीज पर। बड़ा सवाल ये कि अगर कल को ये निर्दोष अदालत से छूट भी जाता है तो इन दिनों जिस मानसिक उत्पीड़न से परिवार गुजरा है, क्या उसको लेकर पुलिस पर कोई कार्रवाई होगी? संबंधित जांच निरीक्षक को क्या इस मानसिक उत्पीड़न के बराबर सजा का भागी बनाया जाएगा? बलरामपुर से सुशील मिश्रा के साथ के न्यूज के लिए कानपुर से सुनील गुप्ता की रिपोर्ट। तो देखा किस तरीके से सारी चीजें यहां पर सिर्फ ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी लापरवाही से काम करती है। कोई भी ये नहीं कह सकता, तमाम वो दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम वो लोग जो इस समय इस पूरी की पूरी खबर को देख रहे हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता कि 5 साल का बच्चा रेपिस्ट हो सकता है। आपके जहन में क्या कुछ विचार ख्याल आ रहे हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं फोन के माध्यम से। हमारा फोन नंबर इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप जब भी हमें कॉल करें अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें। हम अपने संवाददाता सुशील कुमार के पास में जाएं, उससे पहले हम तारुफ करवाना चाहेंगे हमारे साथ जो खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं लखनऊ स्टूडियो में। पूर्व DGP MC द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन जी मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार कुमार सौवीर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करें उससे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे संवाददाता सुशील कुमार मिश्रा इसमें मौजूद है बलरामपुर से। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे जो पूरी खबर आ रही है, मुझे लगता है कि जिसने नाम भी लिखा होगा कि 5 साल का बच्चा ये रेपिस्ट का जिसने दर्ज किया होगा या जो मुकदमा दर्ज किया गया होगा, उस दरोगा से अगर पूछिए, उस जांच निरीक्षक से अगर पूछिए, तो वो भी ये कहेगा जरूर कि 5 साल का बच्चा नहीं कर सकता है बलात्कार, ये वो भी जानता होगा। लेकिन फिर उसका नाम क्यों आया है सामने, वजह क्या नजर आती है? सुशील जी बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको, ये कोतवाली गैंसड़ी का ये मामला है, नया सामने आया है। ये 5 साल का बच्चा है। इसके पिता का ये आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते बस इसे फंसा दिया गया है। महज तहरीर पाकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, न कोई जांच की गई कि ऐसे नाम का कोई व्यक्ति भी है, यदि है तो वो किस उम्र का है, एक बच्चा है या वो बुजुर्ग है, ऐसी कोई जांच नहीं की गई कि वो किस उम्र का है। बस महज तहरीर मिलने पर एक FIR दर्ज कर ली गई है। तो दूसरा सवाल यहाँ पर यह उठता है सुशील की तहरीर के आधार पर चलिए मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस पकड़ने के लिए गई होगी, दबिश डाल रही होगी, परिवारजन कह सकते हैं कि भाई ये 5 साल का लड़का, इसको क्या गिरफ्तार करेंगे? कौन सा मामला आपने बनाया है? आप इसको रेपिस्ट बता रहे हैं, बलात्कारी बता रहे हैं, जरा देखिए इस लड़के को। तो क्या पुलिस वालों को जवाब आया? जी बिल्कुल, पुलिस वालों का जवाब सीधा है कि हमें जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसमें जो नाम दर्ज था उस नाम पे हमने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन उसके बाद हमको ये पता चला कि वह एक छोटा बच्चा है। और जब कायदे से जांच की गई है तो पता चला कि उसके बड़े भाई पे ये आरोप था, लेकिन पीड़िता के पिता को यह पता नहीं था कि उसका नाम क्या है, जो मुख्य आरोपी है उसका नाम क्या है, इसलिए छोटे बच्चे का नाम लिख दिया है। पुलिस
अपनी गलतियों को छिपाकर टोटल सारी गलती पीड़िता के पिता पे डाल रही है। जी बस जी, लेकिन इसके बाद में जो खबर हमारे पास में है उसके मुताबिक ये जो जिसके खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज की गई वो 5 साल का जो बच्चा है, उसके पिता भागे भागे घूम रहे हैं, घर में रुक नहीं पा रहे हैं। जमानत के लिए वो किशोर न्यायालय गए थे, जुवेनाइल कोर्ट गए थे, वहां के बाद उसको जमानत मिली है। तो ये अपने आप में हास्यास्पद लग रहा है। सुशील, बताना चाहूंगा, पुलिस इनके घर 2 बार दबिश भी दे चुकी थी, बार बार इनको थाने बुलाया जा रहा था। जब पीड़ित पक्ष परेशान हो गया तो उसने न्यायालय का सहारा लिया और बच्चे को गोद में लेकर उसका पिता न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में कुशवाहा साहब इस समय तैनात है। उन्होंने भी जब मामले की गंभीरता को देखा तो वो भी चौंक गए कि पुलिस की ये कौन सी कार्रवाई है कि एक छोटे से बच्चे को, वो 5 साल के महज बच्चे को रेप का आरोपी बना दे रही है। उन्होंने तुरंत इस मामले की जानकारी जैसे ही उनको मिली और प्रार्थना पत्र जमानत प्रस्तुत हुआ, उन्होंने इसको तुरंत अंतरिम बेल दे दी है। फिलहाल जांच कर रही है पुलिस। पीड़ित पक्ष का यह कहना है कि हम इस आदेश के खिलाफ, मतलब इस FIR के खिलाफ ऊपर अदालत में अपील भी करेंगे। नहीं तो क्या इस समय अगर हम बात करें तो अब ये मामला को हम समाप्त समझे, क्योंकि जिस FIR के आधार पर इस बच्चे को गिरफ्तार करने की बात कह रही थी, इस मामले में तो चीजें साफ हो गई हैं, यानी कि अभी इस मामले को तो कम से कम खत्म समझें। देखिए, FIR दर्ज हो चुकी है, मामला चलेगा। यह विचार का विषय है कि बच्चा छोटा है, वह रेप कर सकता है या नहीं, लेकिन फिलहाल मामला दर्ज है तो मामला चलेगा। किशोर न्याय बोर्ड में चलेगा, क्योंकि वो नाबालिग है, इसलिए किशोर न्याय बोर्ड में चलेगा। चलिए, आपने भी वही बात कही अभी कि ये विचार का विषय है कि बच्चा बलात्कार कर सकता है या नहीं। मुझे भी इस बात पे हंसी आ गई। चलिए, कोई बात नहीं, शुक्रिया सुशील आपका इन तमाम जानकारी के लिए। हम आगे भी बात करेंगे, एक और भी मामला है पुलिस को लेकर, और हम चलेंगे कानपुर अपने संवाददाता सुनील के पास में। लेकिन उससे पहले हम लखनऊ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनसे जरूर इसमें चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। ताहिरा हसन जी, लगातार आप ऐसे मुद्दों पर आप बोलती रहती हैं, लगातार आप कहती रहती है कि पुलिस में सुधार की जरूरत है, पुलिस के लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं ऐसे प्रशासन चलता नहीं है। बहुत सारी बातें हमारी आपकी लगातार कई बार इन चीजों को लेकर बात हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कहानी हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को, जो कारगुजारियां पुलिस प्रशासन के सामने आती हैं, उसमें कहीं से भी ना तो कोई मनोवैज्ञानिक रोग समझ में आता है, ना ऐसा समझ में आता कि ये पढ़े लिखे नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ समझ में आता है तो इतना कि ये इनकी लापरवाहियां रहती हैं। 5 साल के बच्चे को रेपिस्ट बना दिया, देखा नहीं, बुलाया नहीं, दरियाफ्त नहीं किया, कोई जांच नहीं की। एक तहरीर के आधार पर अगर हम कह दें कि मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे हैं, तो तुरंत वो उठा के कोई जांच नहीं करेंगे, कोई देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और मुकदमा दर्ज कर लेंगे, और नरेंद्र मोदी जी को पता भी नहीं होगा। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरीके से काम करेगी क्या? कि वैसे कई बार आपके चैनल पे मेरा ये बात हो चुकी है, एक बार फिर खाकी वर्दी में शर्मसार किया है। मैं तो कह रही हूँ, बराबरी जो रक्षक है वो भक्षक बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए, जैसा आपका संवाददाता बता रहे थे, विवाद था। मुझे जो पता चला, यहाँ आने से पहले ये पता चला कुछ जमीन का विवाद था, और उस विवाद में जो एक पक्ष था उसने तहरीर दिया। उस तहरीर में जितने लोगों का नाम था, ये पुलिस की निकम्मापन है कि उसने ये पता ही नहीं किया कि इसमें जो बच्चे जो नाम दिया हुआ ये 5 साल का बच्चा है, कि ये वयस्क है, ये कौन है। उसने उस पर भी लिख के उसके खिलाफ ये रेप का एक केस दर्ज कर दिया। मुझे लगता है, जिसमें बार बार कहती हूँ, पुलिस की तो काम में कमियां हैं, खामियां हैं, जो हम लोग बराबर कह रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल निरंकुश है, और पुलिस पूरी तरह से उस गठजोड़ माफिया नेता और पुलिस का जो गठजोड़ है वो तोड़ा जब तक नहीं जाएगा तब तक आम जनता के लिए ये काम नहीं करेगी। ये हमें सवाल तो पुलिस इंस्टीट्यूशन से पूछना होगा कि सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या ये आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है। ये पूरा एक सवाल होगा, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, राजनीति की बात लाती हूँ, क्योंकि ये पुलिस जो है ये कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, ये स्टेट के अंडर आती है, स्टेट का इस पे अंकुश होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये सरकारें जो चल रही है इस समय, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। सरकारें अखबार से चलती हैं, कानून से चलती हैं, ये कहा है इनकी पुलिस क्यों बार बार ऐसा करती है। महिलाओं के साथ अभद्रता होती है तो ये FIR दर्ज नहीं करते हैं। बहुत सी जगहों पे पुलिस जो है, ये हमारे खूंचे वाले से बार बार कहती हूँ, गरीब रिक्शा पुलिस इनको मारती है,
इनको पीटती है, डंडा बरसाते हुए दिखाया जाता है, महिलाओं को घसीटते हुए दिखाया जाता है। बार बार कहा जाता है, आखिर बार बार ये कहा जाता है गलती हुई है, इनको हम दंडित करेंगे। क्या दंडित करेंगे? आप सस्पेंड करेंगे या ट्रांसफर करेंगे? मेरा कहना है कि जो धाराएं हैं कानून की, उसके तहत इस पुलिस वाले के खिलाफ जिसने एफआईआर दर्ज की है, जिसने इस बच्चे को रेपिस्ट के तौर पर केस में दर्ज किया है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, ये मेरा सवाल है। इस सवाल का जवाब चाहिए। बिल्कुल, इसके यही तो खिलाफ चीजें क्या हैं। एक्शन आप लेंगे, उस पुलिसकर्मी के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? भय के बिना प्रीत नहीं होती है, और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा भी है कि भय बिन होए न प्रीत। और इस बात को, ये चीजें बिल्कुल साफ इसलिए होती है कि जब तक डर नहीं होगा तब तक अपनी ड्यूटी को वो सही ढंग से निभाएंगे नहीं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता सुनील गुप्ता भी हैं, पहले उनसे जान लेते हैं, क्योंकि मामला एक और कानपुर का है। नरवल की जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक आदमी को महज इसलिए जेल जाना पड़ गया कि पुलिस जिसके खिलाफ मामला बन रहा था वो एक ही नाम के हैं दोनों। और अफसोस की बात यह है कि जिसने गिरफ्तार किया, जो जांच निरीक्षक है, जिसको आईओ हम बोलते हैं, उसने बल्दियत देखने की कोशिश नहीं की। पकड़ना था सियाराम पुत्र कोटिया को, पकड़ लिया सियाराम पुत्र लाखन को। और सियाराम पुत्र लाखन इस समय 40 दिन से ज्यादा हो गए जेल के अंदर बंद हैं। ये एक दूसरा कारनामा है यूपी पुलिस का। सवाल ये उठता है कि मान लो आज नहीं तो कल सियाराम पुत्र लाखन जेल से छूट जाएंगे, लेकिन जो प्रताड़ना उनके परिवार ने, मानसिक उत्पीड़न जो झेला है, क्या उतनी प्रताड़ना वो जांच निरीक्षक झेलेगा जिसकी वजह से वो 40 दिन से ज्यादा दिन तक जेल में रहा है? सुनील गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सुनील, इस पूरे मामले के वो कौन से मोड़ हैं जिसके चलते ये जांच निरीक्षक ने इस तरीके से काम किया हुआ है? क्यों ऐसा किया? जिस तरीके से 28 अक्टूबर को एक घटना हुई थी, हत्या हुई थी, खेत में उसकी लाश मिली थी, उसके बाद पुलिस ने पहले तो मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया था। पुलिस कहती थी कि ये इस मामले में इसने सुसाइड किया है, लेकिन उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम में उसकी गला दबा करके हत्या करने की पुष्टि हुई, तो पुलिस ने आनंद फानंद अधिकारियों के आदेश के बाद में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। क्योंकि जो कानपुर की पुलिस की बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस के चेहरे पर किसी बदनुमा दाग से कम नहीं है, उसको लेकर के आए दिन आरोप लगते रहते हैं। कल भी एक मामला हुआ था जिसमें पुलिस ने नवस्था थाने में लोगों एक वकील को, बेगुनाह वकील को बैठाकर उसको प्रताड़ित किया, जिसके बाद आज वकीलों ने हड़ताल कर दी। कुछ इस मामले में भी ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो इतना जिस व्यक्ति को उन्होंने सियाराम को जेल भेजा वो इतना पावरफुल नहीं था, जिसके चलते उसको 40 दिनों से जेल में रहना पड़ा। उसका सिर्फ कसूर इतना था कि उसका नाम सियाराम जो उस गांव का था नहीं, दूसरे गांव का था। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से सियाराम को जेल भेजा, उसमें कहीं ना कहीं जो एक पुलिस का खेल सामने आ रहा है कि पुलिस ने जो मुख्य आरोपी सियाराम उर्फ कोटिया था, सियाराम जिसके पिता का नाम कोटिया था, उसको बचाने के चक्कर में पुलिस ने इस सियाराम जो कि दूसरे गांव महाराजपुर का रहने वाला था, उसको पुलिस ने जेल भेजा। तो कहीं ना कहीं एक बात कहें कि पुलिस की लापरवाही नहीं, पुलिस ने जानबूझकर इस कृत्य को अंजाम दिया कि पुलिस कहीं ना कहीं रुपए के लालच में आकर के उस सियाराम जो हत्यारा था उसको बचाने के प्रयास में लगी रही। और जिसके उन्होंने एक नया सियाराम, जिसको कुछ दिन पहले ही पता चला था कि ये महाराजपुर में रहता है, उसको पकड़ के थाने लाया, वहाँ पूछताछ की, उसके बाद उसको जेल भेज दिया। वो घर में चिल्लाता रहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई हत्या नहीं की। वो थाने में भी चिल्लाता रहा, अधिकारियों को भी, कचहरी में भी चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जाहिर सी बात है कि उसको कहीं ना कहीं जो पुलिस वाले थे, वो जो मुख्य आरोपी था, उसको गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया। और जब मामला तो कोर्ट के संज्ञान में आया तो कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फिलहाल एक जो कल की तारीख मुकर्रर की है, उस पर ये तय होगा कि जो उसको जो आरोपी हैं, जो आईओ हैं, जो थानेदार हैं, उनको कोर्ट में तलब किया गया है। उनसे क्या मांगी गई कि आखिर कौन सियाराम था, कौन हत्यारा था, और उसके पूरे सबूतों के साथ में कोर्ट ने तलब किया है। ये तो ठीक है बात सुनील की, ये मामला कोर्ट के संज्ञान में आया है, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का भी इस पर कुछ तो कहना बनता है। क्या उनके संज्ञान में ये मामला आया है कि आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो इस तरह की लापरवाहियां कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं? इस मामले को एसएसपी को जानकारी में जब बताया गया, एसएसपी को के न्यूज के माध्यम से जब उनको जानकारी दी गई, तो एसएसपी ने कहा वो खुद इस मामले को पूरी तह तक जाएंगे, इस मामले की इसकी जांच कराएंगे, और जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे वो उनकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बता दें मनीष, जिस तरीके से जो बात कही जाती है, अमूमन होता है ऐसा ही कि पुलिस जो नीचे के अधिकारी हैं, नीचे के जो कर्मचारी हैं, वो लगातार घटना पे घटना करते जाते हैं। अधिकारी सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई
बात करने के बाद में उनके सिर्फ कार्रवाई जो होती है, जो एक आम आदमी सेना की उनका भी भरोसा उठ चुका है कि पुलिस महज कार्रवाई के नाम पर या तो सस्पेंशन कर देती है या फिर एक लाइन हाजिर करने के बाद इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं होती। इसकी वजह से जो पुलिसकर्मी भी उनको भी कहीं ना कहीं एक दिमाग में बैठ गया कि हम जो भी गुनाह करेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ होगा तो लाइन हाजिर होगा या बिल्कुल सही बात है। और यही तो बात कही जा रही है कि अब लाइन हाजिर करना, ट्रांसफर करना, सस्पेंड करना, ये कोई डिटरेंट है ही नहीं इस तरह के अपराधों को लेकर, क्योंकि जो आदमी इस जिले में बदतमीजी कर रहा है, बेगारी भुगत रहा है, बर्बाद कर रहा है सिस्टम को, वो दूसरे जिले में जाके भी ऐसे ही करेगा। तो ये कोई दंड नहीं हुआ। दंड तो ये हुआ कि किसी एक को दंड दिया जाए और 1000 को सबक अपने आप बैठे बिठाए मिल जाए। दंड ये होता है। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है के न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। दामिनी फिल्म आई थी एक, और उसमें सनी देओल का जबरदस्त तरीके से संवाद था उसमें कि कब तक तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और इस तारीख पर तारीख की वजह से ही वो संवाद हिट हो गया। पुलिस के मामलों की जब हम बात करते तो आमतौर पर सरकारी लहजे में जांच पे जांच, जांच पे जांच। अब क्या इस बात को लेकर भी जांच होगी कि 5 साल का बच्चा रेप कर सकता है या नहीं? यह एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसलिए है कि यह बात अभी भी कही जा रही है कि हां, इस मामले को देखा जाएगा, इस मामले की जांच की जाएगी। अफसोस होता है इन लफ्जों के ऊपर भी जब यह कहा जाए कि जांच की जाएगी। हमारे साथ में एक्स डीजीपी एमसी द्विवेदी साहब मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, आमतौर पर हम यही सुनते हैं, कहीं भी कुछ हो जाए जांच की जा रही है। कुछ मामले आईने की तरीके से बिल्कुल साफ होते हैं जिन पे तुरंत कार्रवाई हो ही जानी चाहिए, लेकिन उस पर भी जांच। और कम से कम ये 5 साल के बच्चे को अगर रेपिस्ट बना दिया गया तो क्या इस पर जांच बनती है? ये सोचने का विषय है कि अगर रेप का केस एक्चुअली हुआ है तो जिस वक्त तहरीर दी जाती है उस वक्त पुलिस नहीं जान सकती कि उसकी उम्र क्या है, क्योंकि तहरीर में उम्र नहीं लिखी जाती, बच्चे का नाम और आदमी का नाम या औरत का नाम, उसके पिता का नाम ही लिखा जाता है। तो उस वक्त पुलिस को ये ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अगर बाद में इन्होंने पुलिस उसको गिरफ्तार किया है या जेल भेजा तो वहां पर बच्चा दिखाई देता है, सामने दिखाई देता है कितना। तो ये चीज जानने की है कि अगर रेप का केस हुआ और कोई तहरीर दी गई तो उसमें नाम घटा बढ़ा के लोग लिखा देते हैं और इसमें पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। दे हैव टू राइट ए केस, रजिस्टर ए केस। रजिस्ट्रेशन इज नॉट एन ऑफेंस। नहीं द्विवेदी जी, ऑफेंस वहां पर है जब आप अरेस्ट करते हैं। द्विवेदी जी, सवाल मेरा ये था जब आप तहरीर लिखते हैं, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि तहरीर कूड़ेदान में चली जाती है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं कि तहरीर के बाद भी मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, और बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जब तहरीर तो आप देते हैं, नाम, बल्दियत, निवास, उम्र, लिंग, सब कुछ निर्धारण किया जाता है। इस उम्र का व्यक्ति, इसकी बल्दियत ये है, और वो तहरीर में शामिल होती है। एफआईआर जब लिखी जाती तो ये भी चीजें होती हैं। लेकिन इस मामले में क्या उम्र नहीं देखी गई? पहली चीज, आपने तहरीर जब दर्ज की, आपने जब लिखा होगा, उसका मुकदमा दर्ज किया होगा, तो लिखा तो जाता ही है कि भाई 30 साल का है, 35 साल का, 30 से 35 के बीच में। किसको पकड़ने जाएगी पुलिस? पुलिस अगर मान लीजिए किसी का नाम राम कुमार है और राम कुमार एक बच्चा 5 साल का है, लेकिन तहरीर तो 35 साल के खिलाफ लिखी हुई है, तो जब आप 35 साल को पकड़ने जा रहे हैं, वहां तो है ही नहीं राम कुमार, तो क्या 5 साल के बच्चे को पकड़ लाएंगे क्या? यह एक बड़ा सवाल है जो कि पुलिसिया तंत्र पर सवाल खड़े करता है, और इसकी बुनियाद में सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। देखिए, नाम और पता ये और बल्दियत ये तो लिखे जाते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि उसकी उम्र लिखी जाए। उम्र तो अगर कोई मृतक है, कोई, उसकी उम्र तो डिटरमिन की जाती है, सोचा जाता है, लेकिन इसमें उम्र लिखना आवश्यक नहीं होता। नंबर एक बात ये है। दूसरा ये है कि उम्र कोई 5 साल के लिए 25 बता दे तो वो आदमी, व्यक्ति खड़ा नहीं होता है पुलिस के सामने उस समय थाने में, तो वो हो सकता है कि उसके गलत बताने पर भी वो लिख जाए, ये भी संभव है। प्रश्न सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या आगे पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया अथवा करने की कार्रवाई की, और उस समय क्या उसकी उम्र देखी या नहीं देखी। वहां पर अगर किया है तो गलत है ही, लेकिन केवल रजिस्ट्रेशन ऑफ केस में अलॉन्ग विद अदर्स हो सकता है। ये हो, मैं नहीं जानता, डिटेल नहीं बता। नहीं, मैं आपको बता देता हूं द्विवेदी साहब, आपको मैं बता देता हूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं ये पूरी खबर, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं। पुलिस जाती है घर पे, उस बच्चे को देखती है, और उसके बाद यह कहा जाता है कि दोबारा दूसरी बार जब पुलिस जाती है तो उसका परिवार भय में आ जाता है, भय से वो लोग अपनी जगह छोड़ देते। 5 साल का बच्चा है। आखिरकार वकील की मदद से
उसका पिता 5 साल के बच्चे को अपनी गोद में लेके जुवेनाइल कोर्ट जाता है। कोर्ट में वो जो जमानत है, जो एफआईआर की कॉपी, उसको दिखाता है और उसके बाद वहां से जमानत लेता। आप सोचिए, मतलब जो मामला पुलिस के स्तर से निपटना चाहिए वो मामला अदालत की दहलीज में पहुंचता है 5 साल के बच्चे को लेकर। यदि किसी प्रकार का प्रेशर डाला, ये जानते हुए कि 5 साल का बच्चा है वो, और फिर भी पुलिस ने अगर प्रेशर डाला गिरफ्तारी के लिए या जमानत करवाने के लिए, तो निश्चित रूप ये दंडनीय है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ। और आप मुझे दूसरा सवाल पूछा था कि वो स्पष्ट दिखाई तो देता है, लेकिन प्रक्रिया ऐसी है, सेवा नियमावली ऐसी प्रक्रिया बनाई गई है जिसमें हमारे हर प्रक्रिया में जब आप जैसा अधिकारी ये बात कह रहा है को लाभ मिलता है। हमारा तो अगर पुलिस वाला गलती करता है, नहीं, आप जैसा अधिकारी इस बात को कहता है जिसका इतना बड़ा अनुभव रहा है, तो निश्चित तौर पे हमें एक पूरी झाड़ू चलानी पड़ेगी इन तमाम प्रक्रियाओं पर, इन तमाम नियमावलियों पे कि इनको आग लगा देनी चाहिए। मैं ये साफ तौर पे कहती हूं, जो कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि ऐसी नियमावली है जिसके चलते हमको ये कार्रवाई करनी पड़ती है, 5 साल के बच्चे को भी गिरफ्तार करना पड़ता है। ये एक बड़ा सवाल है। NL कुरील साहब हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। स्वागत है कुरील साहब आपका, क्या कहेंगे आप? हाँ, नमस्कार जी, अपने टेलीविजन की आवाज को आप बंद कर दें और मोबाइल या फोन पर हमारे साथ संपर्क में रहें, अपनी बात कहें। जी जी, हाँ नमस्कार। अब मैं कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये देखना चाहिए कि ये तहरीर जो मिली है, जो तहरीर इनको मिली है, ये किसी द्वारा भेजी गई है कि ऑफिशियल किसी अफसर द्वारा एप्लीकेशन दी गई, उसी रिमार्क हो गया कि मुकदमा FIR दर्ज करें। तो जब वहां पर जब वादी नहीं होगा तो लेखक या मुहर्रिर नहीं बता सकता है कि उसकी उम्र क्या, FIR लिख देगा, फिर लेखक का काम आता है। जब विवेचक उसको देखेगा, जब सामने मुद्दाई या कोई मिलेगा, तभी उसमें वो अपना स्टेटमेंट लिखेगा। धारा पुलिस रेगुलेशन 107 ये साफ कहता है कि जो है विवेचक लेखक या मुहर्रिर नहीं है, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। अभी वहां तक वो विवेचक पहुंच पाया नहीं, उसको वो वादी पक्ष उसको मिला नहीं मिला। जब तक वो नहीं मिलता तब तक वो नहीं निराकरण कर सकता है कि इसको उम्र क्या है। जब वो विवेचक लिखेगा तो तहरीर पर जब मिला लेखक को, मुहर्रिर जो थाने में मुकदमा लिख रहा है, तो उम्र या जात नहीं पूछ सका। उसने जैसे मिली तहरीर वैसे शब्द बात शब्द लिख दिया। विवेचक जो है 375 में साफ साफ स्पष्ट है इसकी परिभाषा। 376 के अंतर्गत जो ये दिखाया जा रहा, तो ये जो उसको निर्णय मिलेगा या न्याय मिलेगा विवेचना के बाद ही, इतना शुरू होते ही लिख देगा। लेकिन इसमें ऐसा हो। कुरील साहब आपसे सवाल मैं कर रहा हूं, आप अपनी बात कही और मुझे लगता है कि आप कानून के जानकार और चीजों को समझते भी हैं, इसलिए सवाल आपसे मैं कर रहा हूं। इस पूरे मामले में अगर ये पूरी खबर आपने देखी है, 5 साल के बच्चे को रेपिस्ट बना दिया गया और आखिरकार जुवेनाइल कोर्ट में उसके पिता को पेश होना पड़ा और वहां से उसने जमानत ली है, कोर्ट ने बाकायदा उसको जमानत दी है। इस पूरे मामले में आप पुलिस की लापरवाही कहां पर देखते हो, आपको गलती कहां पर नजर आती है? इसमें 169 हो जाएगा। हेलो जी, इसमें 169 की रिपोर्ट चली जाएगी। इसमें जो है निर्दोष है तो उसकी जो 169 रिपोर्ट चली जाएगी, मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस में के अंतर्गत उसका मेडिकल हो जाएगा और ये साफ चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है तो विवेचक के किसी के ऊपर आरोप लग जाएगा हमें न्याय नहीं मिला। जब उसका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लिख देगा कि जुर्म का होना नहीं पाया जाता, एक्सपंज हो जाएगी और वो कोर्ट उसको स्वीकार कर लेगा। इसमें इतना बड़ा तूफान जो खड़ा हुआ है, पहले परिस्थितियां देखना चाहिए कि उस तहरीर जो विवेचक को थाने मिली किन परिस्थितियों में मिली। क्या वो किसी नेता ने दिया है या किसी अफसर द्वारा लिख दिया गया तहरीर मिली, जैसे रूटीन में लिख देते हैं FIR दर्ज करें तो FIR दर्ज हो जाएगी। अरे श्रीमान कुरील साहब, आपकी बातों से हम सहमत भी हैं और सहमत नहीं भी हैं। आप एक नहीं, मैं आपको दूसरा भी मामला बताऊंगा। वैसे कहा यह जाता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है और अंजाम गुलिस्ता क्या होगा हर शाख पे जब आप समझ सकते हैं। आगे बात सिर्फ इतनी से नहीं है, बात दूसरी भी खबर है और हम कुमार सौवीर के पास में आएंगे क्योंकि कुमार सौवीर साहब से अभी तक हमारा कोई वार्तालाप शुरू ही नहीं हो पाया है। कुमार सौवीर जी, मामले सिर्फ इतने नहीं, मामलों की एक लंबी फहरिस्त है।
ये तो एक हमने आपको वानगी दिखाई कि 5 साल का बच्चा रेपिस्ट बना दिया। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ये एक लंबी श्रृंखला है। हमने आपको दूसरा भी एक चीज बताई कि जिसमें किस तरीके से एक ही नाम के 2 शख्स हैं, जिसको बाहर होना चाहिए वो अंदर है, जिसको अंदर होना चाहिए वो बाहर है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में जब लौट कर आएंगे तो कुमार सौवीर साहब से पूछेंगे कि दरअसल किस नशे में पुलिस रहती है, किस मस्ती में पुलिस रहती है, क्या इसीलिए लापरवाही करती है? कुछ होगा ही नहीं उनका। कार्यक्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, राहुल हैं मिर्जापुर से। राहुल, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान, संपर्क टूट चुका है। कुमार सौवीर साहब, सारी चीजें आपकी नजर में हैं। आपने देखा कि जो कुछ डीजीपी साहब ने कहा, एमसी द्विवेदी साहब ने जो कुछ कहा और ताहिर हसन जी ने जो कुछ कहा, और हमारे जो दर्शक आए थे फोन लाइन पर, आपने सब चीजों को समझा। आप बताइए दरअसल खामियां कहां पर हैं, गलतियां कहां पर हैं? नियमावली में दोष है, पुलिस की कार्यप्रणाली में दोष है, या मुझे लगता है कि हमारे स्वयं की आदतों में दोष है? क्या लगता है आपको, दोष कहां पर है, गलती कहां पर है? इसके पहले इस पूरी कहानी को हम लोग समझ ले तो बड़ी आसानी होगी चीज़ों को, गुत्थियों को सुलझाने में। कि 17 अक्टूबर की घटना है। एक महिला ने अपनी बच्ची, जो तकरीबन उसकी 4-5 साल की बच्ची थी, उसके ऊपर एक लड़के पर आरोप लगाया कि उसने छेड़खानी की, शारीरिक छेड़खानी की। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया, बाद में उस पर पास्को लगा दिया। मेडिकल में रक्तस्राव दिखाई पड़ा, पुलिस ने इस मामले को गंभीरता ले ली। उसका गैसड़ी थाने का मामला था, वो विवेचक थे सुभाष विश्वकर्मा और उमाशंकर यादव, उनके एसएचओ थे। बीडी शुक्ला जी वहां के एसपी हैं। इन तीनों लोगों ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। रोजनामचे में भी दर्ज नहीं जी, ये नहीं तय हो पाया कि ये 12 साल का बच्चा है, ये 5 साल का बच्चा है। ये दरअसल हकीकत ये थी कि 12 साल का 13 साल का बच्चा है आलम, वो बड़ा भाई है। छोटा भाई है 5 साल का नूर आलम। नूर आलम को पेश कर दिया गया ताकि इस पूरे बड़े वाले भाई को बचाया जा सके। वो सीधे जाकर के जनरल कोर्ट में चला गया और ये बताया कि साहब ये पूरा मामला हुआ है और हमारे बच्चे को पुलिस वाले फंसा रहे हैं। देखिए, दोनों तरीके से खेल हो रहा है। पुलिस ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, कि ये भी देखने की जो कोशिश नहीं की, एक दरोगा से लेके पुलिस अधीक्षक तक ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया कि पूरा मामला क्या हो रहा है। उसका लाभ सबसे ज्यादा वो उठाया उसके आलम और नूर आलम के बाप ने, जो अपने बड़े बच्चे को उसने कोर्ट में पेश करने के बजाय छोटे बच्चे को जो 5 साल का उसमें लेकर गया और बताया कि साहब पुलिस वाले मुझको फंसा रहे हैं। दरअसल हम एक बहुत ही सड़ी हुई व्यवस्था में है, जहां पर पुलिस तो बहुत ही निकृष्टम और बड़े विद्रूप चेहरा लेकर के सामने दिखाई पड़ती है, लेकिन आम आदमी जो हम जिसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित देखते हैं, दरअसल वो उतना होता नहीं जो हमें दिखाई पड़ता है। ये पूरा एक षड्यंत्र का और एक लापरवाही का एक बहुत ही घिनौना चेहरा है जो इस बलरामपुर के गैसड़ी में दिखाई पड़ा है। तो ये जो कुमार सौवीर साहब आपने अभी जो पूरी की पूरी घटनाक्रम बताया, मुझे लगता है कि ये जो इतना बड़ा ज्ञान है, ये ज्ञान भी कहीं ना कहीं पुलिस के वही कर्मचारी होंगे जिन्होंने ये मदद की है, यही ज्ञान उन्होंने दिया भी होगा और इस ज्ञान के बदले में कोई ना कोई सेवा शुल्क लिया होगा, क्योंकि ये ज्ञान मुफ्त में तो बांटा नहीं जाता कम से कम। और फिर खाकी वर्दी की अगर बात करें तो ये कौन से भाई लग गए जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो मुझे लगता है ये सवाल भी है, सवाल का जवाब हम आपसे जानने की कोशिश जरूर करेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, सौरभ हैं, मंडलम मध्य प्रदेश से। सौरभ, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें कृपया करके। सौरभ, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मैं ये कहना चाहूंगा जी। हेलो सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि 5 साल का बच्चे का रेप कर सकता है? जी जी जी, इसका जवाब तो आप खुद भी दे सकते हैं। 5 साल का बच्चा, ये पुलिस, क्या उन पुलिस वालों के घर में बच्चे नहीं हैं? वो नहीं जानते कि किस उम्र का बच्चा क्या करता है? चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शुक्रिया आपका सौरभ, अपनी बात रखने के लिए। कुमार सौवीर, वो जो सवाल जिसका जवाब अधूरा है वो जरूर हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो ज्ञान अतीउल्लाह, जो कि नूर आलम के जो पिता हैं,
उनको ये ज्ञान दिया किसने कि बड़े बेटे को बचाने के लिए छोटे बच्चे को पेश कर दीजिएगा और मामला इस तरीके से बना दीजिएगा तो मामला ही खत्म हो जाएगा और चीजें भी खत्म हो जाएंगी। ये इतना बड़ा ज्ञान का सागर कहां से उमड़ पड़ा? देखिए, मैं आपको थोड़ा पृष्ठभूमि में दिखा दूं कि आज से करीब 5-7-10 साल पहले तक भीड़ मची हुई थी कि दहेज उत्पीड़न का मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर हस्तक्षेप किया था और कहा था कि इस तरीके की तत्काल गिरफ्तारी वाली बात नहीं होगी, पहले उसको पारिवारिक काउंसलिंग उसकी होगी। लेकिन उसका एक दूसरा तरीका खोज लिया गया कि उसके साथ जो महिला आरोप लगाती थी कि मुझे दहेज उत्पीड़न हो रहा था, तो उस पर उन्होंने लगाया कि हमें शारीरिक उत्पीड़न के प्रयास किए रहे थे, तो ये मामला और तरीके से गंभीर हो गया। जाहिर सी बात है, ये सलाह हमारे वकीलों की तरफ से होती है। अब दूसरे पत्रकारों की तरफ देखिए, ये 5 साल के बच्चे के बारे में खबर छप रही है कि उसका जमानत अर्जी उन्होंने जमानत दे दी। बड़ी मूर्खता की बात है कि 5 साल के बच्चे को जब वो देख रहा है तो उसकी जमानत देने की प्रक्रिया पास्को में है ही नहीं। वो कैसे प्रचारित हो गया, कैसे पत्रकारों ने उसके फैला दिया कि उसकी जमानत मंजूर कर ली गई। दरअसल हम बहुत ही अजीबोगरीब तरीके के सूचना तंत्र के नहीं तो हम चाहेंगे कुमार सौवीर हम चाहेंगे जरूर, बिल्कुल हम यहाँ पर चाहेंगे जरूर, अगर FIR दर्ज हुई है उस ताहिरा जी हम आपके पास में आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं, जरा ये चीज यहाँ पर क्लियर हो जाए तो बहुत बेहतर है। अगर FIR लिखी गई है और उससे बचने की कोशिश में वो जुबनैल कोर्ट गया, जाहिर सी बात है जुबनैल कोर्ट में गए, किशोर अदालत जिसको हम बोलते हैं, और वहां पर जाके न्यायालय में जज के सामने वहां पर पेश हुए और उन्होंने देखा भी, थोड़ा हास्यास्पद भी लगा और तब उन्होंने इस मामले को खारिज किया या जमानत दी। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाए वहां पर, लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया जाए? जमानत दी होगी तभी पेपर में है, जमानत दी होगी, ये कैसे दी हुई है अलग बात है। चलिए, मुझे लगता है कि कुमार सौवीर तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है। हमारे साथ में एक दर्शक मौजूद है संकल्प पाठक कन्नौज से, हम उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे आएंगे जरूर। संकल्प, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना, इससे समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़े हैं और उसका मेन कारण है कि अनिल यादव जैसे जो शख्स हैं जो UPSC के चेयरमैन बना दिए जाते हैं, भर्तियों में फ्रॉड होता है और सबसे बड़ा कारण आप सरकार है कि उसमें ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब से यूपी सरकार है तभी से इतना क्राइम क्यों बढ़ा? हर भर्तियों में घोटाले होते हैं, यहाँ तक कि यूपी पुलिस तक में घोटाले होते हैं। 5-5 साल तक दरोगा की भर्ती नहीं होती है, कांस्टेबलों की भर्ती नहीं होती है, अच्छे लोग भर्ती नहीं हो पाते हैं, इसी वजह से क्राइम बढ़ता है। जब अनिल यादव जैसे जिनके ऊपर जिला बदर तक की कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें UPSC का चेयरमैन बना दिया जाता है, तो वो उन्हें अपने ही जैसे लोगों को तो पुलिस में भर्ती करेंगे ना, अच्छे लोगों को तो पुलिस में नहीं भर्ती करेंगे। ठीक है संकल्प, आपकी बात उचित है। आप जैसे कह रहे हैं कि ये जो पूरा माहौल बना है, अच्छी भर्ती नहीं हो रही और ये सरकार में आने के बाद में ये क्राइम इस तरीके से बढ़े हैं, अधिकारी सक्षम तरीके से काम कर नहीं पा रहे हैं। आपकी अपनी राय है, हम स्वागत कर सकते हैं आपकी राय का, आपका अपना नजरिया है। क्या कहना चाह रही है ताहिरा हसन जी? आप अभी कुछ कहना भी चाह रही थी, और ये जो हमारे दर्शक थे संकल्प, क्या इनकी बात से आप इत्तेफाक रख सकती हैं कि सरकार बदलने के साथ कुछ चीजों में बदलाव हुआ है, एक जो आचरण होता है पुलिस वालों का वो आचरण बदला है, जिसके चलते भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? ताहिरा जी। सवाल तो मैं नहीं सुन पाई मनीष जी, लेकिन ये है कि मैं जो कहना चाह रही थी वो ये कहना चाह रही थी कि जो कानून बने हैं, देखिए अभी जो हमारे साथी ने कहा, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार ने, उनका कहना था कि जो दहेज उत्पीड़न है वो भी ज्यादातर गलत होता है, महिलाओं के साथ हिंसा है वो भी गलत है, और रेप भी गलत है होता है, मतलब एक तरह से उनका कहना था। मेरा कहना है कि मर्डर के लिए भी कानून है, 302 है ना धारा, तो लोग मर्डर उसके बाद भी करते हैं, ऐसा तो नहीं कि मर्डर बंद हो गया है। महिलाओं के प्रति कोई उनको एक टूल मिलता है तो इस पुरुष प्रधान समाज में ये आवाजें उठती हैं। मैं मानती हूं कि 100% में मैं कह रही हूँ 30% गलत होता होगा। हम लोग भी जहां गलत होता है उस पर बोलते हैं। बदायूं के केस में मैंने आपके चैनल पे आके बोला था कि हम एक्टिविस्ट से बहुत बड़ी गलती हुई, हमको अंदर तक जाके उसको सोचना समझना था, उनको देखना था कि इट वॉज ऑनर किलिंग।
लेकिन ऐसा नहीं कि महिलाओं के साथ, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो ये कानून ऐसा नहीं है कि ये महिलाओं को ने बहुत लड़के लिया है। डोमेस्टिक वायलेंस कानून हमने बड़ा लड़के लिया है। महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित बताते थे पुरुष घरों में होती है। मैं आपको बताती हूँ 60% वायलेंस महिलाओं के साथ घर में चार दीवारी में होता है। ये बलात्कार जो होता है घर के जानने वाले लोग 50% 60% करते हैं, फिर 25% जो करते हैं वो आस पड़ोसी करते हैं, 50-60% घर के रिश्तेदार करते हैं, फिर 20% बाहर का आदमी करता है। तो ये कानून हमने ऐसे नहीं पाए हैं और उन कानूनों के खिलाफ तो लोग बोलेंगे। मेरा कहना है जो बात यहाँ मुद्दा है, ये 5 साल का बच्चा, इसका 12 साल के बच्चे को बचाया जा रहा है, तो वो विक्टिम, जिस लड़की का जो कह रहे हैं विक्टिम है, जिस पक्ष ने इन पे आरोप लगाया, तो उन्होंने जाके क्यों नहीं कहा? जाके उनको अदालत में कहना चाहिए था ना कि ये 5 साल के बच्चे को नहीं, इनके 12 साल के बच्चे से हमारा सवाल है। ऐसा थोड़ी कि पुलिस ने इसमें पुलिस के बहुत सी खामियां मौजूद हैं कि पुलिस ने उसको देखा नहीं, समझा नहीं चीजों को। ऐसे कैसे कहा जाएगा? पुलिस जो होती है ऐसा दो पक्ष, देखिए यहाँ पे जमीन की लड़ाई का है, जो मैंने बलरामपुर से फोन करके पता किया, ये जमीन की लड़ाई का है। तो उसमें हो सकता है कि कुछ चीजें इस तरह की लाई गई हो, लेकिन इसमें ये नहीं है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है पुलिस है उसको हम खारिज कर दें और हम कह दें सिर्फ जो हमारी जनता है गरीब वही सबसे बड़ी षड्यंत्रकारी है। ये उसका षड्यंत्र सबसे बड़ा बेचारे का यही है कि वो गरीब है। अगर वो पैसे वाला होता तो यहाँ ये बात ही नहीं है। हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है, जलीस खान है हमीरपुर से, हम उनसे बात कर लेते हैं। वो किसान है, मजदूर। रोक रहा हूँ मैं आपको, ताहिरा जी हम आपको रोक रहे हैं। मैं आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं आपसे बात करूंगा अभी। एक दर्शक को मैं पहले शामिल कर लेता हूँ। जलीस खान है हमारे साथ हमीरपुर से। जलीस, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, ये टेलीविजन की आवाज को आप बंद कर दे कृपया करके, उसके बाद अपनी बात कहें। सर दूर हूँ, डिस्टेंस पे हूँ। आवाज आ रही, इको कर रही है, प्रसारण में व्यवधान पड़ता है। ओके सर। चलिए आप अपनी बात रखिए, जलीस खान साहब अपनी बात रखिए। और हाँ सर, मुझे ये के न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम इस सामाजिक सरोकारों के जो मुद्दे हैं उसमें इतनी संवेदनशीलता से इसे इतने विशेषज्ञ, विशेषकर पत्रकार हैं और हमारी ताहिरा हसन मैडम भी बैठी हैं और भी लोग बैठे हैं, ये अत्यंत पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो अभी बच्चे का जो दिखाया जा रहा है, 5 साल के बच्चे के साथ जो इस प्रकार का आरोप लगाया गया, तो इसमें दोनों ही दोषी हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने इस बच्चे के खिलाफ FIR लिखाई उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाना चाहिए और बगैर किसी उस पे बाकायदा बच्चे के अरेस्ट के लिए दबिश दी जाने लगी, ये और भी ज्यादा पुलिस का कृत्य निंदनीय है। निश्चित रूप से इसको हमारे जो मौजूदा DGP हैं उनको संज्ञान में लेना चाहिए और एक सर्कुलर जारी करें कि जब भी कोई FIR लिखाई जाए तो उसमें कम से कम एज का फैक्टर जरूर इन्वॉल्व कर दिया जाए, वरना अनावश्यक इस तरीके के मासूम बच्चों को जुवेनाइल कोर्ट में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और अनावश्यक बेचैनी और परेशानी, ज़हनी और माली परेशानी दोनों से दो चार होना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ DGP महोदय बैठे हैं, एक बहुत अच्छे अपने कार्यकाल, उनका अच्छा कार्यकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से हमारे मौजूदा DGP इसका संज्ञान लें और एक सर्कुलर जारी करें कि जिस तरह से 5 वर्ष के बच्चों के साथ या ऐसे बच्चों के साथ एक लोग जो कि मौजूदा समय में आज ही मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए थे, तो अभी प्रधानमंत्री के चुनाव आ रहे हैं और भी इस तरह के केसेस संज्ञान में लेना चाहिए। कम से कम जो एक एज का फैक्टर है वो तहरीर में भी होना चाहिए और FIR में भी होना चाहिए और ये बात तय की जानी चाहिए कि ये फैक्टर भी हो ताकि जो भी गलतफहमियां पैदा होती हैं वो ना हो। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत आएंगे और चर्चा करेंगे हम कुमार सौवीर साहब से, जिस ज्ञान की बात की आखिरकार बड़े लड़के को बचाने के लिए छोटे लड़के को पेश कर दिया। ये दिमाग, ये ज्ञान, ये नैन चक्षु कहां से खुल गए उनके पिता अतीउल्लाह के, ये जानने की कोशिश करेंगे और उसके एवज में सेवा शुल्क भी तो दिया होगा, बात करेंगे। लगातार चर्चा चल रही है पुलिस के कारगुजारियों को लेकर, खास मेहमान मौजूद हैं। कुमार सौवीर साहब, आपने बहुत सारी घटनाक्रम का पूरा तथ्यात्मक विवरण किया और सिलसिलेवार ढंग से आपने चीजों को बताया भी, लेकिन जब ये बात सामने आ रही कि अपने बड़े बेटे को बचाने के लिए छोटे बेटे के नाम पर इस तरीके से पूरा करवा दिया मामला और उसके बाद अपने छोटे बच्चे को भी बचा लिया और बड़े बेटे को भी फिलहाल तो बचाया हुआ ही है, इतना बड़ा ज्ञान कहां से आ गया उनके पिता अतीउल्लाह के पास में? और क्या इस पूरे मामले में पुलिस के कर्मचारियों की, दरोगा की, कांस्टेबल्स की भूमिका नहीं रहती है क्या? सबसे
सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि जो होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं, और ये शुरुआत हो गई पुलिस की तरफ से। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर दी, उसमें दर्ज भी नहीं था। खैर मैं मानता हूं कि पुलिस में उसी चीज को दर्ज करेगी कि जो उसको रिपोर्ट लिखवाने में दिया। हो सकता है उसमें नाम नहीं लिखाया या उम्र का तस्करा उसमें नहीं किया गया, वो अलग बात। लेकिन उसकी बाद में रोजनामचा में दर्ज होना चाहिए ताकि उसकी उम्र क्या थी, वो क्या व्यक्ति है, व्यक्ति वहां गया कि नहीं। जो मेरी जानकारी है, जो सुभाष कश्यप वहां पर विश्वकर्मा वहां विवेचक थे, वो एक बार भी मौके पर नहीं गए। चलिए, जब आप मौके पर गए ही नहीं तो आखिर वो आप सूचना कैसे मिल पाई? सही कह रहे हैं। आपकी उसी चूक का लाभ सबसे ज्यादा हुआ आलम और नूर आलम के बीच में कंफ्यूजन। फायदा तो एक अलग बात है, पुलिस के ऊपर जो दाग लगता है वो कितना बड़ा होता है। द्विवेदी जी, क्या आखिरकार पुलिस का ये तंत्र सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, फिर भी यही सब रहता है। लगातार अधिकारी आते हैं, वो कहते नहीं ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास में। ताहिरा जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखेंगे डीजीपी साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास में है नहीं। मनीष जी, मुझे एक बात कहनी, अगर पुलिस की गलती नहीं थी तो एसपी को क्यों हटा दिया? पुलिस की गलती नहीं थी, आप अपने संवाददाता से पूछिए कि उन्होंने एसपी को हटाया क्यों? अगर पुलिस की कोई गलती ही नहीं थी, सारी गलती षड्यंत्र तो वही रच रहे थे वो दो लोग जिनकी जमीन का विवाद था, तो ये एसपी साहब बेकार क्यों हटा दिए गए? जरा इसको अपने संवाददाता से पूछिए। जिनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं वो अपने उत्तरदायित्व का अगर पालन नहीं करते हैं तो इसीलिए वो हटाए जाते हैं। पब्लिक तो पब्लिक है, उसके पास ना कानून का ज्ञान है ना उसके पास कोई जिम्मेदारी, वो अपनी बात कह सकती है। द्विवेदी जी, आखिरकार ये उन गरीबों के षड्यंत्र की बात नहीं है। नहीं, मैंने कहा भी नहीं। यहाँ पे कुमार सौवीद ने अपनी बात रखी और मुझे लगता है वो अपनी बात जायज रखी होगी, लेकिन दरअसल प्रलोभन तो पुलिस की तरफ से है ना, सेवा शुल्क तो पुलिस वालों को मिला होगा निश्चित तौर पर। एमसी द्विवेदी जी, एसपी साहब को नहीं हटाना चाहिए था, उनकी बेचारे की क्या गलती थी? एमसी द्विवेदी जी, चीजें कभी ठीक हो पाएंगी बस, या गाना ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं ठीक हो सकता ये। पूर्णता तो चीजें ठीक होगी या नहीं होगी, ये तो बड़ा कठिन सवाल है। लगातार चर्चा चल रही है पुलिस के कारगुजारियों को लेकर। खास मेहमान मौजूद हैं। कुमार सौवीर साहब, आपने बहुत सारी घटनाक्रम का पूरा तथ्यात्मक विवरण किया और सिलसिलेवार ढंग से आपने चीजों को बताया भी, लेकिन जब ये बात सामने आ रही कि अपने बड़े बेटे को बचाने के लिए छोटे बेटे के नाम पर इस तरीके से पूरा करवा दिया मामला, और उसके बाद अपने छोटे बच्चे को भी बचा लिया और बड़े बेटे को भी फिलहाल तो बचाया हुआ ही है, इतना बड़ा ज्ञान कहां से आ गया उनके पिता अतीउल्लाह के पास में? और क्या इस पूरे मामले में पुलिस के कर्मचारियों की, दरोगा की, कांस्टेबल्स की भूमिका नहीं रहती है क्या? सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि जो होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं, और ये शुरुआत हो गई पुलिस की तरफ से। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर दी, उसमें दर्ज भी नहीं था। खैर मैं मानता हूं कि पुलिस में उसी चीज को दर्ज करेगी कि जो उसको रिपोर्ट लिखवाने में दिया। हो सकता है उसमें नाम नहीं लिखाया या उम्र का तस्करा उसमें नहीं किया गया, वो अलग बात। लेकिन उसकी बाद में रोजनामचा में दर्ज होना चाहिए ताकि उसकी उम्र क्या थी, वो क्या व्यक्ति है, व्यक्ति वहां गया कि नहीं। जो मेरी जानकारी है, जो सुभाष कश्यप वहां पर विश्वकर्मा वहां विवेचक थे, वो एक बार भी मौके पर नहीं गए। चलिए, जब आप मौके पर गए ही नहीं तो आखिर वो आप सूचना कैसे मिल पाई? सही कह रहे हैं। आपकी उसी चूक का लाभ सबसे ज्यादा हुआ आलम और नूर आलम के बीच में कंफ्यूजन। फायदा तो एक अलग बात है, पुलिस के ऊपर जो दाग लगता है वो कितना बड़ा होता है। द्विवेदी जी, क्या आखिरकार पुलिस का ये तंत्र सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, फिर भी यही सब रहता है। लगातार अधिकारी आते हैं, वो कहते नहीं ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास में। ताहिरा जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखेंगे डीजीपी साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास में है नहीं। मनीष जी, मुझे एक बात कहनी, अगर पुलिस की गलती नहीं थी तो एसपी को क्यों हटा दिया? पुलिस की गलती नहीं थी, आप अपने संवाददाता से पूछिए कि उन्होंने एसपी को हटाया क्यों? अगर पुलिस की कोई गलती ही नहीं थी, सारी गलती षड्यंत्र तो वही रच रहे थे वो दो लोग जिनकी जमीन का विवाद था, तो ये एसपी साहब बेकार क्यों हटा दिए गए? जरा इसको अपने संवाददाता से पूछिए। जिनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं वो अपने उत्तरदायित्व का अगर पालन नहीं करते हैं तो इसीलिए वो हटाए जाते हैं। पब्लिक तो पब्लिक है, उसके पास ना कानून का ज्ञान है ना उसके पास कोई जिम्मेदारी, वो अपनी बात कह सकती है। द्विवेदी जी, आखिरकार ये उन गरीबों के षड्यंत्र की बात नहीं है। नहीं, मैंने कहा भी नहीं। यहाँ पे कुमार सौवीद ने अपनी बात रखी
और मुझे लगता है वो अपनी बात जायज रखी होगी, लेकिन दरअसल प्रलोभन तो पुलिस की तरफ से है ना, सेवा शुल्क तो पुलिस वालों को मिला होगा निश्चित तौर पर। एमसी द्विवेदी जी, एसपी साहब को नहीं हटाना चाहिए था, उनकी बेचारे की क्या गलती थी? एमसी द्विवेदी जी, चीजें कभी ठीक हो पाएंगी बस, या गाना ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं ठीक हो सकता ये। पूर्णता तो चीजें ठीक होगी या नहीं होगी ये तो बड़ा कठिन सवाल है। जनता को, पूरी जनता को निश्चित करना है कि वो कैसी सरकार चाहते हैं और कैसी पुलिस चाहते हैं। जैसी सरकार और पूरी जनता चाहती वैसी ही उसको मिलेगी। परंतु इस प्रकरण में थोड़ा सा और विस्तार से जाने की आवश्यकता है कि तहरीर जब ये कहा जा रहा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में लड़की को ब्लड पाया गया, तो तहरीर लिखना आवश्यक है पुलिस के लिए, और तहरीर पर जो दिया जाएगा नाम वही लिखा जाएगा, उसमें आयु लिखना आवश्यक नहीं होता है। पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार नहीं किया जैसा आप बता रहे हैं। अगर पुलिस बच्चे को गिरफ्तार करती तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा दोष था उसका, लेकिन इसमें गिरफ्तार नहीं किया, वो तो खुद न्यायालय लिए चला गया बाप उसको। ये तो उसका षड्यंत्र है बचाने का। अब ये प्रज्यूम करना कि ये तरकीब पुलिस ने ही बताई थी, ये जरा गलत होगा, क्योंकि हमारे तो गांव-गांव के नेतागण, वकील सब यही काम सिर्फ करते रहते हैं कि तरकीबें कैसे फंसाओ, कैसे बचाओ, गांव पूरा गांव इसमें जुटा रहता है। तो ऐसा ज्ञान आवश्यक नहीं कि पुलिस ने दिया हो, लेकिन संभव है पुलिस भी दे सकती है। वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। तो सारा दोष प्रिज्यूम करके हमें नहीं करना चाहिए। चलिए मैम, आई एम वेरी मच सॉरी, मतलब मुझे खेद है। मनीष जी, एक चीज और अपने संवाददाता से पूछिए कि क्या जी मैं जरूर संवाददाता से पूछूंगा जो आपने सवाल उठाया था कि आखिरकार पुलिस को क्यों, एसपी को क्यों हटाया गया, लेकिन अब मुझे पास वक्त नहीं है बिल्कुल कि मैं आगे बढ़ पाऊं। व्यवधान होता है। मैंने कुमार जी से किया था, वो कुमार जी से किया था, वो आपके साथ। चलिए कोई बात नहीं। मनीष जी, वो कुमार जी से किया था बिकॉज ही वॉज प्रोटेक्टिंग पुलिस लाइक एनीथिंग, उस पर मैंने किया था। मेरा सवाल ये है कि ये जो कुमार जी ने बताया कि उस बच्ची के साथ जो जांच में निकला, उसके साथ एक ब्लड और सब जो निकला जिससे कि ये सस्पेक्ट हुआ कि रेप हो सकता है, क्या ये चीजें हैं? मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। चलिए निश्चित तौर पर वो बात करेंगे, वो बात करेंगे हम अपने संवाददाता से कि ये पूरा मामला बना कैसे था, उसको लेकर भी हम जाएंगे जरूर। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका एमसी द्विवेदी जी हमारे साथ शामिल होने के लिए। ताहिरा हसन जी, आपका भी सानिध्य हमें मिलता रहता है, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर चर्चा में आई। और कुमार सौवीर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और कुछ बातों को समाज की तरफ से रखा आपने, बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये जरूरी है कि पुलिस भी अपनी आंख और कान खोलकर काम करे, और जनता के लिए भी ये जरूरी है कि आप कैसी सरकार चाहते हैं और कैसा तंत्र चाहते हैं। आप जगेंगे तो सरकारें जागती हैं, अगर आप सोए रहते हैं तो सरकारें भी सोई रहती हैं, और तंत्र तो फिर सो ही जाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।